हाँ मेरे बच्चों, जरा बताना ऑडियो और वीडियो। सॉरी यार, मार कर गिर गया। जरा बताना भाई, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ भाई, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, क्लियर है। चलो फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा सभी बच्चों को हाँ भाई, हीरोज क्या हाल चाल है? अच्छा, बुक यार आप लोगों तक अब तक पहुंच जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पहुंच गई। बहुत सारे बच्चों को यदि दिक्कत है तो मैं आपके सामने अभी मैसेज डालता हूँ कि यार अब तक क्यों नहीं पहुंची, है ना। अभिनव सर, अब तक बच्चों के पास बुक नहीं पहुंची है। बुक बच्चे बेचारे मैं वो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं लाइव क्लास में ही हूँ, है ना। आप जरा एक बार पता करके देखो कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 10-15 दिन हो गए बुक डिलीवरी स्टार्ट हुए। आई थिंक 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी जैसा आप लोगों ने बताया था। तो एक बार प्लीज़ ना, एक बार देख के ज़रा मुझे इन्फॉर्म करिए, है ना, क्योंकि बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तक बुक पहुंची नहीं है। तो 10 दिन के अंदर आई थिंक इंडिया के किसी भी कोने में पहुंच जानी चाहिए। तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए सर। लो भाई, ठीक है। वेदांतु की जो टीम ये काम करती है उनको मैंने मैसेज डाल दिया है, ठीक है। पहुंच रही है, बहुत सारे बच्चों के पास तक पहुंच गई है। ये तो मुझे कह, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मेरी पहुंच गई, मेरे को मिल गई, ठीक है। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भी बेचारे जिनके पास तक अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि आप लोग मैसेज कर रहे हो इसका मतलब नहीं पहुंची है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये नहीं पता। एक बच्चा कह रहा है सर आप एक्टिंग कर रहे हो यार तुम्हारे साथ एक्टिंग करके मुझे क्या मिलेगा, है ना। अभी सुनवाता हूँ। अभिनव सर, ये अब तक बच्चों के पास बुक नहीं पहुंची है। बुक बच्चे बेचारे मैं वो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं लाइव क्लास में ही हूँ, है ना। आप जरा एक बार पता करके देखो कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 10-15 दिन हो गए बुक डिलीवरी स्टार्ट हुए। आई थिंक 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। देखा भाई, जब आप बताते तो हम लोग भी पूछ लेते हैं। अब जैसे मैंने भाई पूछ लिया है कि सर बता दो, बच्चे बेचारे परेशान है। अच्छा चलो, अब इन सब बातों को छोड़ते हैं, अब जल्दी जल्दी चीजों को सिंक्रोनाइज करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, आज से धमाकेदार स्टार्ट है। आज आपकी YouTube पर लाइव क्लास है ऑर्गेनिक की, 5 बजे। 5 बजे YouTube पर लाइव होगा, ऑर्गेनिक की क्लास स्टार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। 5 बजे से स्टार्ट है, ठीक है ना। फिजिक्स की 6 बजे नहीं होगी, 7 बजे होगी। 5 बजे से स्टार्ट करूंगा और 7 बजे तक पढ़ाऊंगा एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। और सभी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उसके नोट्स और उसकी डीपीपी, उसके असाइनमेंट उसी में डालूंगा। सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल, सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है। इसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें इसके नोट्स भी आएंगे, इसमें इसके असाइनमेंट भी आएंगे, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड होगी ये सब इसमें दी जा रही होगी,
और ये है, ठीक है ना। चैनल का वो भी लिख देता हूं, एक कुछ और भी होता है ना TMT करके, ये अब इसको लिंक कहते हैं, इनवाइटेड लिंक कहते हैं। ये देखो स्लैश सर्विस अंडरस्कोर दीक्षित अंडरस्कोर CSD अंडरस्कोर ऑफिशियल। ये तो आप नाम से सर्च करेंगे तो ये, और वैसे करेंगे तो ये, ठीक है ना। सब लोग रेडी हो जाओ और पूरा कराएंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट संडे का टेस्ट, दूसरा पॉइंट है सिलेबस, टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट है ना जो हमारा होता है। तो अगला टेस्ट किस डेट को होगा, अगला टेस्ट किस डेट को होगा, डेट बताओ सब लोग, डेट बताओ बच्चों। अरे नहीं 31 का तो बता चुका हूं, 31 कंप्लीट, हाँ 31 अगस्त। इसका सिलेबस लिख देता हूं आप लोगों को, है ना। कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा टेस्ट में, टेस्ट में कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। सब लोग रेडी हो जाइएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। माइनर टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट का सिलेबस है कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा। आप लोग रेडी हो जाओ। तो आज शाम को धमाकेदार ऑर्गेनिक चालू करेंगे, और जो संडे आएगा उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा अब बच्चों क्या करते हैं, अब आ जाओ आप, अब बात करते हैं आज की। आज हम लोग एसिड बेस थ्योरी खत्म करेंगे और साथ में नई चीजें चालू करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास के टेस्ट की, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है उसका टेस्ट। तो सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट लिया जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के डीपीपी सोल्यूशन दे दो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के डीपीपी सोल्यूशन मैं दे देता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने विद सोल्यूशन दिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप देखोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो मैंने डीपीपी दी है उसमें विद सोल्यूशन दिया है, डीपीपी विद सोल्यूशन। जैसे आप लोगों को दिक्कत ना आए, जैसे आप लोगों को दिक्कत ना आए तो विद सोल्यूशन दिया है। थर्मोडायनेमिक्स का मैं वीडियो सोल्यूशन बना के आपको भेजता हूं 2-4 दिन में। थर्मोडायनेमिक्स का मैं वीडियो सोल्यूशन बनाता हूं, है ना, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम का इसीलिए मैंने डीपीपी विद सोल्यूशन दिया, जैसे बच्चों को दिक्कत ना आए किसी तरह की। हाँ अब आ जाओ टीएसडी का पहला क्वेश्चन। टीएसडी नंबर 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा। ये कोई सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आया, मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है ना। जो सीबीएसई में क्वेश्चन आया था उसकी लैंग्वेज मैंने चेंज करके ये बना दिया है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO2 इज, HNO2 का कॉन्जुगेट बेस बताओ। ये सबके ऊपर माइनस लगा है ऐसे। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO2 बताओ भाई सब लोग, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO2 क्या होगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO2 क्या होगा। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे मिलता है, जब एसिड
प्रोटॉन रिलीज करता है। जब कोई एसिड एक प्रोटॉन निकाल देता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो यार एसिड कौन है? HNO2। अब इससे एक प्रोटॉन निकाल दो, तो एक प्रोटॉन निकालने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO2 एसिड। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। और ये सब वीक है, वीक है तो सब में इक्विलिब्रियम होगी, है ना? यस। चलो भाई ये बताओ, अच्छा हर्षा कह रहा है कि मैं जयपुर में हूं, 25 अगस्त की डिलीवरी दिखा रहा है मगर अभी तक आई नहीं है। हाँ यार मेरे पास भी तो आनी थी, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं अपने खुद भूल गया हूं। मुझे भी भेजी गई थी, मैंने भी बोला था कि यार मुझे बुक भेज दो, मुझे भी अभी नहीं आई है, बात करूंगा आज। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर, बात करूंगा आज, एक मैसेज और डालूंगा कि भाई आप लोग भेजो। इक्वस सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड कंटेन, एस्टिक एसिड का इक्वस सोल्यूशन क्या कंटेन करता है? एस्टिक एसिड का फार्मूला जानते हो? ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक मॉलिक्यूल CH3COOH। अब बताओ बच्चों, एस्टिक एसिड को जब पानी में डाला जाएगा तो क्या क्या होगा? कितनी चीजें उसमें प्रेजेंट होंगी? टिक करके बताना है। दिमाग की बत्ती जलाइएगा, आसान नहीं है। देखो बच्चों बताइए, एसिटिक एसिड को जब पानी में डाला जाएगा तो क्या क्या होगा? देखो एस्टिक एसिड वीक एसिड है, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और मैंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम होगी, वीक एसिड में इक्विलिब्रियम होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है। तो अब सॉल्यूशन में ये भी है, सॉल्यूशन में ये भी है, सॉल्यूशन में ये भी है। क्यों? क्योंकि ये वीक है एसिड है, वीक एसिड 100% डिसोसिएट थोड़ी होगा। तो सॉल्यूशन में एस्टिक एसिड भी है, एच आयन भी है, एसिटेट आयन भी है। इसमें एस्टिक एसिड मिसिंग है, इसमें देखो एसिटेट आयन है, एस्टिक एसिड है, मगर ये एच आयन नहीं लिखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एसिटेट आयन लिखा है, एच आयन लिखा है, ये और ये सेम ही बात तो है। एस्टिक एसिड लिखा है, एसिटेट आयन लिखा है, एच आयन लिखा है। एस्टिक एसिड लिखा है, एसिटेट आयन लिखा है, एच आयन लिखा है, तो ये आंसर होगा। अब सारे बच्चे मुझे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही? दो में से 2 आउट ऑफ कितना? 2 आउट ऑफ कितना? सब लोग बताइए, सब लोग बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब लोग कमर कस लो, क्योंकि अब मैं चैप्टर का 3rd थ्योरी लिखने वाला हूं। कल हम लोगों ने 2 थ्योरी पढ़ ली थी, आज हम तीसरी पढ़ेंगे, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने किसको एसिड कहा, किसको बेस कहा, जरा देखो। इनके हिसाब से एसिड कौन, इनके हिसाब से बेस कौन? देखो एसिड कौन है, बेस कौन है? तो इन्होंने एसिड किसको कहा? देखिए लिवाइस थ्योरी के हिसाब से एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर
एक्सेप्टर, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती हो उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो बच्चों ने कहा लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनबॉन्डेड होते हैं, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा हो, वो इस तरह से ऑर्बिटल में रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, ऐसे एक ही एटम के हैं। ये देखिए ये लोन पेयर है, और ये ऐसे, ये देखो जैसे अमोनिया के ऊपर ये जो प्रेजेंस है ये लोन पेयर है, वाटर के ऊपर ये जो प्रेजेंस है ये लोन पेयर है। ये देखो, तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो ये पूछा गया लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, हमको कैसे पता चलेगा? भाई एसिड के पास कोई दिमाग तो होता नहीं है कि बता मैं लोन पेयर एक्सेप्ट करूंगा, मैं लोन पेयर एक्सेप्ट करूंगा। कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? क्या एसिड खुद चिल्ला के बताएगा, मॉलिक्यूल खुद चिल्ला के बताएगा मैं लुईस एसिड हूं, मैं लोन पेयर एक्सेप्ट करूंगा? तो हम कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे जानेंगे? तो गौर सुनो, इसकी कंडीशन क्या है। लुईस एसिड वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, है ना, इनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ना हो, ये सब लुईस एसिड होते हैं। इनकी कंडीशन ये कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सब के सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं सब के सब। इनमें क्या होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, और साथ में इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। तभी तो ये दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे कहां, दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे कहां? तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इसके पास दो लोन पेयर होते हैं ऐसे। अब ये ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। जैसे ये देखो, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये दो लोन पेयर का ऑर्बिटल है, ये भरा हुआ है। मैं एक मिनट इसको अच्छा करके दिखाता हूं। ये देखिए, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे, ये देखो। अब ये क्या है, अब ये कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ऐसा बना देंगे। इसका खाली और इसका भरा हुआ। ये देखो, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देखो शेयरिंग में आ गए ऐसे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के होते हैं, ये इनको इलेक्ट्रॉन देता है, मगर शेयरिंग में देता है। तो देखो लुईस एसिड क्या होगा, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको लुईस एसिड कहते हैं। ये कैसे पहचानोगे, सबसे पहली बात, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा।
अब बच्चों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो बताता हूं, गौर सुनिएगा सारे बच्चे, गौर सुने। नोट, ग्रुप नंबर 13 मतलब बोरान फैमिली, इनके मॉलिक्यूल ऐसे ही होते हैं। क्यों? ये इनके पास 3 वैलेंसी होती है। तो जैसे बोरान, एल्युमिनियम, बाबा अली गए गैलियम, है ना, बाबा अली गए तेल लेने, टीएल तेल लेने, है ना, बैगन आलू गाजर इन थैली। ये देखो, बैगन आलू गाजर इन थैली, बैगन आलू गाजर इन थैली, या बाबा अली गए तेल लेने। चलो, तो देखो ये इनके कंपाउंड जो होंगे वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। जैसे ये देखो, ये देखो, अब इसने क्या है, 6 ही बॉन्ड तो बना रखे हैं, चेक करो, ये देखो, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये चेक करो, 2 2 4 2 6। ये चेक करो, देखो 2 एटम में 6 एटम, 2 बोरान से 6 एटम अटैच है, तो एक से क्या अटैच होगा, 3। एक से कितना अटैच है, 3। ये देखो, और जब एक से 3 अटैच है तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ग्रुप नंबर 13 जो होता है बच्चों, ग्रुप नंबर 13, उसके मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ग्रुप नंबर 13 के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? तो लुईस एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले बताओ, लुईस एसिड क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अब लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ऐसे बच्चों ने कहा ठीक है, जरा हम बता करेंगे। बताओ भाई, इसमें आंसर बताओ, सब लोग आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। अब देखो, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे, 3 तो हो गई बैलेंसी, ये देखो, और एक लोन पेयर, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसमें भी यही है, 3 हो गई बैलेंसी, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। इसमें क्या है, 2 हो गई बैलेंसी और 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या है, 3 हो गई बैलेंसी और लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है नहीं। तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा बताओ। यस, आंसर बताइए। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी अभी तक अपलोड नहीं हुई है। क्या ये बात सही है कि अभी तक अपलोड नहीं हुई है? आप लोग इसका आंसर बताएं, मैं देखता हूं। अपलोड तो है बेटा, अपलोड तो है यार, ये देखो, अपलोड है बेटा। अभ्यास 1 2 3 सिद्धि तेजस थ्योरी रिवीजन सीट केमिकल इक्विलिब्रियम सीएसडी 1 शॉर्ट पीपीटी, अपलोड है बेटा।
सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, डीपीपी हर तरह की अपलोड कर दी है, उसमें सीएसडी भी अपलोड करा दिया है, सब अपलोड करा दिया है। हाँ, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का देखते हैं कैसे करते हैं। चलो इसकी बात करो। अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो तो एक और क्वेश्चन पूछ लेते। एक मिनट, ये अभी नहीं पढ़ाया है, अब पढ़ा लेने दो। अब जरा देखो यार बच्चों, ये बात तो हमें समझ में आ गई। आप बताओ बेस कौन होगा, लुईस बेस कौन होगा, लुईस बेस कौन होगा? इसका जस्ट उल्टा, वो लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये क्या है? लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो, ये लोन पेयर डोनर होता है। अब देखो लोन पेयर डोनर की कंडीशन क्या क्या है। हम किसी को कुछ तब भी डोनेट करेंगे जब मेरा पेट भरा हो, है कि नहीं भाई? हम किसी को पैसे कब देंगे? जब हमारे पास कुछ पैसे हों, है ही नहीं तो देंगे कैसे? तो जो लुईस बेस होते हैं, सबसे पहली बात उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कभी भी लुईस बेस नहीं हो सकते। लुईस बेस की कंडीशन है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। एक लोन पेयर होना चाहिए। भाई हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे जब मेरे पास होंगे नहीं? तो मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, बस इतनी चीज है। जैसे ये देखो, अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, वाटर के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, एफ निगेटिव के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है। ये देखो, तो यदि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है और मिनिमम एक लोन पेयर है तो वो क्या होगा? लुईस बेस होगा। दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं, दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं, ध्यान रखना, दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर हो तो वो लुईस बेस है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लुईस बेस? लुईस बेस की तरह कौन बिहेव करेगा? बोरान फैमिली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये तो लुईस बेस हो नहीं सकता। कार्बन फैमिली में ऑक्टेट कंप्लीट है मगर लोन पेयर नहीं है, ये देखो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, लोन पेयर नहीं है। अच्छा, ये भी कार्बन फैमिली है, ये भी कार्बन फैमिली है ना? का सी गए सन की पंडित, का सी गए सन की पंडित। अब कार्बन फैमिली की बैलेंसी 4 होती है, तो 4 के 4 तो बॉन्ड बन गए, तो लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है। ये देखो, अब लोन पेयर नहीं है तो कैसे डोनेट करें? अब ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये देखो नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली क्या होता है? नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, सब बिगड़े, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और इनके पास 3 बैलेंसी के साथ एक लोन पेयर होता है। तो देखो, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है, इसलिए PF3 हमारा क्या होगा बच्चों? PF3 हमारा होगा लुईस बेस, PF3 हमारा होगा लुईस बेस।
ठीक है। PF3 हमारा क्या होगा, लुईस बेस। ये सब, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर नहीं है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास दोनों कंडीशन है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है। क्योंकि लुईस एसिड की कंडीशन क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। अब ये करो, which of these is least likely to act as a लुईस बेस। लुईस बेस की तरह कौन एक्ट करेगा। अब यहां पर देखो लीस्ट लाइकली कह रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, भाई ये ऐसे बनेगा, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है। अब यहां देखो ये ऐसे होता है, ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में, एक आ गया 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी है। अब ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो कह रहा है इनमें से सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है लुईस बेस होने की। लीस्ट लाइकली का मतलब क्या है, लीस्ट लाइकली का मतलब है सबसे कम, सबसे कम प्रोबेबिलिटी, सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है, किसकी है, लुईस बेस होने की। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है लुईस बेस होने की। तो भाई ये तो परफेक्ट लुईस बेस है, ये क्या है, लुईस एसिड है, तो इसी की सबसे कम प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, लुईस एसिड है, तो इसकी सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी लुईस बेस होने की। क्यों, क्योंकि ये तो लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड है तो उसके बेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे कम है, उसके बेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे कम है। क्यों, क्योंकि ये तो लुईस एसिड है ना। हाँ पूछो बेटा, लोन पेयर कैसे पता चलता है गौरव, ओ माय गॉड, लोन पेयर कैसे पता चलता है। देखो किसी में भी लोन पेयर निकालने हो, वैसे ये मैं आज बताऊंगा ऑर्गेनिक में, आज मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा वाईटी पे। लोन पेयर ऐसे निकाले जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, उस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं डिवाइडेड बाय 2। जैसे देखो मुझे इसमें निकालने हैं, फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, बॉन्ड कितने बनाए हैं 3, डिवाइडेड बाय 2, एक लोन पेयर। फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, क्यों, नाइट्रोजन फैमिली है, बॉन्ड कितने बनाए हैं 3। अब यहां देखो बोरान, बोरान के बैलेंस में कितने होते हैं 3, बॉन्ड कितने बनाए हैं 3, 0। अब फ्लोरीन में आओ, फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, अब 7 में से एक आ गया, क्यों, एक माइनस लगा है। अब बॉन्ड कितने बनाए हैं 0, डिवाइडेड बाय 2, 4। भाई 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आ गया माइनस लगा है, 8 हो गए, बॉन्ड कितने बनाए हैं 0, तो 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर है, ऐसे निकाल देते हैं। तो इस पर डिटेल आज शाम को 5 बजे दूंगा। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, मतलब थोड़ा सा बता दिया है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कितने बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, आपको पता चल जाएंगे किसमें कितने लोन पेयर होते हैं। जैसे देखो वाटर, अब वाटर में ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितने बनाए हैं 2, डिवाइडेड बाय 2।
दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर। तो देखो ये हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नई हेडिंग की। देखो अब हम लोग धीरे से चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, अभी तक चैप्टर के अंदर नहीं गए थे। आपको मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी, तीन थ्योरी पढ़ाई, आर्हेनियस, ब्रोस्टन एंड लोरी एंड लिवाइस। अब इसके बाद जरा सारे बच्चे गौर से समझें और देखें कि क्या क्या चीज कैसे कैसे होती है। देखो बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होते हैं? देखो जरा बच्चों, ये हमारा कोई वीक एसिड है, वीक एसिड है, कौन? एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड को पानी में डालोगे तो पार्शली आयोनाइज होगा, क्यों? वीक एसिड है। इस तरह से, और उसमें आएगी क्या? इक्विलिब्रियम। उसमें क्या आएगी? इक्विलिब्रियम। ठीक है। एस्टिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड है तो पानी में डालोगे तो इक्विलिब्रियम आएगी। जितने भी वीक एसिड, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनको जब भी पानी में डाला जाएगा तो उसमें इक्विलिब्रियम बनेगी। अब इक्विलिब्रियम बनेगी तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया। क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है ना बच्चों, अभी पीछे चैप्टर में पढ़ाया है। यस। अब जरा देखो, वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम चेंज कर दिया जाता है और उसको लिख दिया जाता है Ka। ये देखो, वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम चेंज करके क्या लिख दिया जाता है? Ka। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है? वीक एसिड का डिसोसिएशन, वीक एसिड का डिसोसिएशन। तो इसको कह देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो Ka क्या है? Ka एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, मगर स्पेसिफिक रिएक्शन की वजह से उसका सिंबल चेंज कर दिया गया है। उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना लिख के हम उसको Ka लिख रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो Ka होता क्या है? Ka एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसी वजह से दुनिया में कुछ भी चेंज हो, Ka की वैल्यू नहीं चेंज होगी जब तक टेम्परेचर ना चेंज हो। क्यों? Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वीक एसिड का Ka एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और जिसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसी तरह से देखो, वीक बेस, आपने माना कि यार ये एक वीक बेस है, ये देखो NH4OH, पानी में डाला गया, इक्विलिब्रियम बन गई। अमोनिया है ये, अमोनिया पानी में डाला जाता है तो ऐसे आता है, ये देखो। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकाला, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी एक नया नाम रख दिया गया, Kb। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्पेसिफिक है, वीक बेस का डिसोसिएशन हो रहा है, वीक बेस का डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसके भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक नया नाम रख दिया गया Kb। Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस।
तो के ए और के बी सब के सब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए इनकी वैल्यू हमेशा 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 टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और जितने भी तुम कांस्टेंट पढ़ते हो सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के ए, के बी, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये जितने भी पढ़ते हो सब के सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हैं। ये बात सबको समझ में आई कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ओनली टेम्परेचर पे। वैल्यू ऑफ के ए एंड के बी only depend upon temperature, only depend upon temperature। ये देखो क्लियर है सबको, क्या ये बात सबको क्लियर है कि वीक एसिड वीक बेस के जो कांस्टेंट हैं ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेंगे और किसी पे नहीं। अच्छा, अब बच्चे जिद कर रहे हैं तो एक और बात, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट जरा देखो क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, जरा इसको समझो सारे बच्चे। देखो सबसे पहली बात, वाटर, सारे बच्चे मुझे बताएं क्या वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज ए इलेक्ट्रोलाइट या नॉट। क्या वाटर इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट है, हां, क्यों, पानी में आयन देता है। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और यदि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी में क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बनाएगा, ऐसे ऐसे। अब इसका भी कांस्टेंट निकालो, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दिस। ये देखो क्लियर है सबको, बताओ क्लियर है कि नहीं। यस, अब गौर से सारे बच्चे समझेंगे। मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को दिक्कत, वाटर को इधर ले आया और HN को इधर ले गया, OHN ऐसे लिखा है, ये देखो। अब सारे बच्चे ध्यान दे, सभी अच्छे से। अब जरा गौर से बताइए, गौर से देखिए, 10,000 मतलब 10 के मॉलिक्यूल वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव में। समझो 10,000 मॉलिक्यूल लोगे ना तो सिर्फ एक ब्रेक होगा HN और OHN में, सिर्फ एक। 10,000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है HN या OHN में। तो बताओ, गौर सुनिएगा मेरा, मैंने 100 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल डाले, अब बताओ ब्रेक होने के बाद, भाई पानी में आपने वाटर मॉलिक्यूल कितने, 100 करोड़, उसमें से कुछ आयोनाइज हो जाएंगे ऐसे, तो कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हैं, जिनका आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, बताओ। फिर से क्वेश्चन सुनो, 10,000 वाटर मॉलिक्यूल हैं, उसमें से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हैं। तो आप क्या कहोगे, लगभग 10,000। क्यों,
10,000 में से एक आयोनाइज होता है। तो 10,000 में से एक आयोनाइज होता है, तो लगभग 10,000 अनआयोनाइज फॉर्म में है। इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहता है। आयोनाइज क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन बहुत 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 पुअर है। आयोनाइजेशन क्या है? बहुत 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 पुअर है। इस वजह से वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और वो कंसंट्रेशन कितना होता है? 55.55 एम। कैसे निकलता है? देखो, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम मास है 1 ml में। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम मास है 1 ml में। तो देखो, वाटर की हम मोलरिटी निकालते हैं, तो वाटर की मोलरिटी निकाली, मोल ऑफ वाटर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल मास कितना है? 1 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर 1 ml डिवाइडेड बाय 1000 लीटर में आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 18, 55.55। तो वाटर का कंसंट्रेशन ये होता है 55.55। मैंने क्या पढ़ाया? वाटर इस तरह से आयोनाइज होता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया? ये। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब वाटर का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10,000 में से एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहता है। तो इस पूरी बात को गौर से देखो। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिए अगले पेज पे लिख रहा हूं। हमारी इक्वेशन ये आई थी, ये इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसका कंसंट्रेशन डाल देता हूं। क्यों डाल रहा हूं अभी देखो बताऊंगा। अब बच्चों हम इस पूरे को एक नया नाम दे देते हैं। इस पूरे को एक नया नाम देते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया नाम क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये देखो, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्यों? ये चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक ये नहीं चेंज होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको नया नाम दे दिया जाता है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? HN इंटू OHN इक्वल टू KW। HN इंटू OHN इक्वल टू KW। मगर गौर से ध्यान दीजिएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई होता है। तो रिलेशन क्या आ रहा है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर इंटू 55.55। देखो इसमें रिलेशन ये है, इसमें रिलेशन ये है, ये देखो है। और जबकि गौर सुनना, जबकि Ka डायरेक्टली बराबर है, Ka डायरेक्टली बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb डायरेक्टली बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। मगर आयनिक प्रोडक्ट डायरेक्टली बराबर नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर के, उसमें 55.55 का मल्टीप्लाई रहता है। तो कभी बच्चों को फंसाने के लिए हम क्या पूछ देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर बताओ, तो बच्चे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देते हैं। ये गलत है, ये गलत है। देखो
जैसे मैंने कहा, देखिए मैंने कहा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 1 into 10 की पावर -14. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये देखो, अब हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हम लोग क्या चिल्लाते रहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसकी वजह से बच्चे उसकी वैल्यू को बराबर कर देते हैं। उसका आयनिक प्रोडक्ट दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो वाटर के केस में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को आपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला है, इस वैल्यू को, और इसमें 55.55 का मल्टीप्लाई है, जबकि यहां पर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए कहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के बी कहा है। चेक करो। और यहां पर आपने इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को के डब्ल्यू कहा है। तो के डब्ल्यू और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दोनों अलग हैं। वो बात अलग है कि दोनों की डिपेंडेंसी सेम पर है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी जस्ट लाइक ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सिर्फ 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 टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा। मगर 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 न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट इक्वल नहीं है। बात समझ पा रहे हो सब लोग? मुन्ना, आपने क्वेश्चन कैसे किया? आपने कहा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू 55.55। आपने क्या दिया है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछ रहे हो, तो बस ये आ गया। इसको इसके नीचे ले आए, निकल आया। हो सकता है उल्टा बताया जाए, हो सकता है उल्टा बोला जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर दे दिया जाए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछा जाए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर दे दिया जाए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछा जाए। तो जरा ध्यान रखिएगा, तो मैंने आपको पढ़ाया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर की तरह ही है, इसलिए उसकी वैल्यू भी सिर्फ 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 टेंपरेचर पर डिपेंड करेगी। क्लियर? सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करेगी। अच्छा, अब मैं सीएचडी लिख रहा हूं, अब मैं बच्चों सीएचडी लिखता हूं, फिर क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है? सारे बच्चे गौर से समझते जाएंगे। आज जो पढ़ाया है उसके सीएचडी लिखता हूं, फिर क्वेश्चन पे भी आऊंगा। सीएचडी, सबसे पहले लुईस एसिड क्या होता है? ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन है ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनका कंप्लीट नहीं होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, पहला। दूसरा, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अच्छा, लुईस बेस क्या होते हैं?
ये क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर। इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है नेसेसरी कि मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए, मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए, मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए इनके पास। फिर मैंने आपको बताया ये के ए एंड के बी, के ए और के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, के ए और के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। और के डब्ल्यू क्या होता है? के डब्ल्यू जो होता है वो इस तरह से होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू 55.55। और के ए और के बी क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ऐसे। और के डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है। और वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू कितनी होती है? HIN इंटू OHIN के बराबर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये देखिए, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। यहां तक अभी मैंने पढ़ाया है। अब मैं अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। तो देखो, के ए, के बी एंड के डब्ल्यू only depend upon टेम्परेचर। ये सब के सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, अब सब बच्चे मुझे बताएंगे कि यदि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो कंफर्म हो गया कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो इनकी वैल्यू चेंज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ेंगे या टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घटेंगे, ये भी तो बताना पड़ेगा। आपने कहा कि के ए, के बी, के डब्ल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा क्या? तो गौर से देखो क्या होगा, ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। आप चेक करो, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वाटर कैसा होता है? ऐसा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये आएगा। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब यहां पर चेक करो, यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके बीच में ऐसा बॉन्ड होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये भी एंडोथर्मिक है। और यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये भी एंडोथर्मिक है। ये सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या पढ़ाया गया है? केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ाया गया है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाती है? एंडोथर्मिक की साइड जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक की साइड जाती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अब डिसोसिएशन बढ़ गया तो प्रोडक्ट बढ़ गया, अब प्रोडक्ट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। इसीलिए कहां चला गया? इसीलिए ध्यान रखिएगा कि के ए, के बी एंड के डब्ल्यू ये सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के।
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। रीजन क्या है? रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ये रीजन है। तो क्या ये बात सबको समझ में आई है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के ए की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, के बी की भी बढ़ जाएगी, के डब्ल्यू की भी बढ़ जाएगी। इत्तेफाक की बात है। अच्छा, संस्कार देव कह रहे हैं कि सर के डब्ल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन समझ में नहीं आया। देखो, कोई बात नहीं है संस्कार, आपने बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोले, के डब्ल्यू किसको बोला है? हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो इधर ये लिख के आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको मैं इधर ले गया, ये आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू HN और OHN, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की वैल्यू डाल दी। इस पूरे को आपने क्या कहा है? के डब्ल्यू का है। चेक करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू 55.55 इक्वल टू HN और OHN है। तो तुमने लिख दिया है के डब्ल्यू इक्वल टू इंटू HN और OHN, मतलब इस पूरे की जगह के डब्ल्यू लिखा है ना। तो के डब्ल्यू इक्वल टू क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू 55.55, क्योंकि तुमने इस पूरे की जगह पे लिखा है, इसलिए इन दोनों में रिलेशन ये है, बराबर नहीं है, क्योंकि इस पूरी वैल्यू को तुमने के डब्ल्यू लिखा है। चेक करो देव, बात समझ में आई? इसीलिए के डब्ल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशन है, इक्वल नहीं है। बाकी ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह के ए लिखा है, के बी लिखा है, और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू 55.55 की जगह के डब्ल्यू लिखा है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये तीनों के तीनों टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेंगे, मगर पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो बताया जाएगा, बिना बताए टेम्परेचर चेंज नहीं किया जा सकता है। बिना बताए टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। भैया डेल्टा एच का साइन निगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है। एक बच्चा कह रहा है सर डेल्टा एच निगेटिव लिखो, डेल्टा एच का साइन एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखोगे, है ना? अच्छा, अब गौर से सुनो, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो पहले मैं इस चीज को अभी और आगे पढ़ा लूं। देखो गौर सुनिए, वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। भाई इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, मगर किस टेम्परेचर पे होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। किस पर? 25 डिग्री पर। तो अब आप मुझे बताओ, यदि टेम्परेचर 25 से ज्यादा है तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू ये जो होती है ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, है कि नहीं? के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी?
ज्यादा होगी 10⁻⁻14 से एट टी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और के डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी 10⁻⁻14 से एट टी लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। ये देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो यदि देखो, यदि वो टेम्परेचर की कोई बात नहीं कर रहा है तो ऑलवेज के डब्ल्यू एज ए कांस्टेंट यूज होता है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज की बात नहीं की जा रही है तो ऑलवेज, अच्छा बेटा अब नहीं लिखूंगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करेगी। यदि टेम्परेचर क्वेश्चन में चेंज नहीं किया जा रहा है, मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो के डब्ल्यू एज ए कांस्टेंट यूज होता है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। के डब्ल्यू एज ए कांस्टेंट यूज होता है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। मगर यदि टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन देखिए, वाटर dissociated as ये देखो, ठीक है। अब देखना, वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए, बी, सी, डी। बताओ, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 से ज्यादा होगी। 10⁻⁻14 तो वो क्या होता है, 25 डिग्री पर होता है। आपने टेम्परेचर कितना किया है, 90 डिग्री। यस, टेम्परेचर 25 से ज्यादा है। 25 पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। टेम्परेचर 25 से ज्यादा है इसलिए वैल्यू 10⁻⁻14 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अच्छा, अब अगला पॉइंट समझो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए अगला पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ HN and OHN in water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर वाटर में HN और OHN का कंसंट्रेशन, तो हम सबको पता है कि यार वाटर ऐसे डिसोसिएट होता है, ऐसे, और इसका के डब्ल्यू हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻14, ऐसे। मगर ये वैल्यू किस कब है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू कब आती है, जब टेम्परेचर इतना लेते हो। अच्छा, अब गौर से समझिए सब लोग। अब देखो जरा बच्चों, गौर से मुझे बताना, 1 मोल एसिड जब ब्रेक होगा तो कितने मोल एचाइन आएंगे, 1। कितने मोल OH आएंगे, 1। मतलब जितने मोल एचाइन फॉर्म होगा उतने मोल OH फॉर्म होगा। ये बात कंफर्म है कि नहीं, बताओ भाई। जितने मोल एचाइन फॉर्म होगा क्या उतने ही मोल OH फॉर्म होगा, ये बात कंफर्म है या नहीं।
अरे मुन्ना बताओ, अर्जुन बातें नहीं करो, सही है कि नहीं? तो इसका मतलब यदि 10 एचायन फॉर्म हुआ तो 10 ओ एचायन फॉर्म होगा, और दोनों एक ही कंटेनर में है तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही है। तो जब मोल सेम, वॉल्यूम सेम, तो कंसंट्रेशन भी सेम। तो एच आयन का कंसंट्रेशन ओ एच आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का डिसोसिएशन सेम है, दोनों के कंसंट्रेशन आपस में बराबर है। देखो, जितने एच आयन आएंगे उतने ही ओ एच आयन आएंगे, कंटेनर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो मोल सेम, वॉल्यूम सेम, तो कंसंट्रेशन भी सेम। तो इसका मतलब हम ओ एच आयन की जगह एच आयन डाल सकते हैं, तो एच आयन का स्क्वायर हो जाएगा, एच आयन इंटू एच आयन, एच आयन का स्क्वायर। एच आयन की जगह ओ एच आयन डाल दोगे तो ओ एच आयन इंटू ओ एच आयन, ओ एच आयन का स्क्वायर, ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई कि दोनों आपस में बराबर होंगे और वैल्यू आएगी 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो, ये बात ठीक है कि नहीं? एच आयन 10⁻⁻7 है, ओ एच आयन 10⁻⁻7 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आप इस चीज को चाहो तो ऐसे लिख लो, डरना नहीं। देखो मैं लिख रहा हूं, घबराना नहीं। यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो भी तो बात सही है। अरे आप 10⁻⁻14 लिख रहे हो, वैल्यू मत डालो, मैं कह रहा हूं लो वैल्यू मत डालो, तो यहां क्या लिख दोगे, के डब्ल्यू, यहां क्या लिख दोगे, के डब्ल्यू, तो ये अंडर रूट आ जाएगा ना, है कि नहीं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जर्नल फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है कि एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू अंडर रूट के डब्ल्यू होती है, एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू अंडर रूट के डब्ल्यू होती है। अब के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 डालोगे तो 10⁻⁻7 आएगा, के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻12 डालोगे तो 10⁻⁻6 आएगा, के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻20 डालोगे तो 10⁻⁻10 आएगा, है ना? तो एक बात हमारे क्या समझ में आई, वाटर के अंदर एच आयन और ओ एच आयन के कंसंट्रेशन आपस में बराबर होते हैं, और कितने होते हैं, अंडर रूट के डब्ल्यू। क्या क्या बात समझ में आई? वाटर के अंदर एच आयन और ओ एच आयन के कंसंट्रेशन आपस में बराबर होते हैं, और कितने होते हैं, अंडर रूट के डब्ल्यू। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालोगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 डालोगे तो ये निकल के आएगा क्या, 10⁻⁻7। मगर यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई, और के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई तो इनकी वैल्यू बढ़ गई, के डब्ल्यू बढ़ेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे, मगर दोनों की वैल्यू रहेगी हमेशा बराबर। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान दीजिए, ये वाटर का डिसोसिएशन है, डरना नहीं। ये देखो, मैंने कहा एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is 10⁻12. Calculate H ion concentration of water. Calculate H ion concentration in water. In water. A 10⁻⁻7, B
10 की पावर -6, सी 10 की पावर -5, डी 10 की पावर +7। ये देखो, अब जनरली क्या होता है, सब बच्चों को याद रहता है कि वाटर में एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है। जनरली बच्चों को क्या याद रहता है कि वाटर में एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, तो बच्चे टिक कर देते हैं। जबकि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू √kW है एट एनी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर का kW रखोगे उसी टेम्परेचर के एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन आ जाएंगे। तो आपने kW की वैल्यू क्या डाली है, 10 की पावर -12, तो एच आयन की वैल्यू आएगी 10 की पावर -6। तो इसका मतलब वाटर में एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन आपस में बराबर होगा और 10 की पावर -6 होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का kW आपने चेंज कर दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब इस चीज को मैं सीएसडी में लिख लेता हूं। ये देखो, सीएसडी में मैं लिख देता हूं जैसे आपको याद रहे। अब हम लोग पीछे चलते हैं, कहां तक लिख दिया था, के ए के बी एंड के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, अब फिर से, अब देखो सीएसडी, देखिए पॉइंट वैल्यू ऑफ kW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर इज 10 की पावर 14। ठीक है कि नहीं? ये देखो, अब देखो जरा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन इन वाटर, इन वाटर इज इक्वल टू √kW एट एनी टेम्परेचर। अब जिस जगह का आप kW डालोगे उसी जगह का एच आयन और ओ एच आयन आएगा। मतलब आपने कहा एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू वाटर में √kW के बराबर होती है। तो इसका मतलब एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू 10 की पावर -7 होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि तुमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्या डाला है, kW डाला है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का kW डालोगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एच आयन और ओ एच आयन आ जाएंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में एच आयन कितने हैं, 10 की पावर -7, वाटर में ओ एच आयन कितने हैं, 10 की पावर -7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एच आयन ओ एच आयन की वैल्यू डिपेंड करेगी इस पर, kW पर। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन कैसे बनेगा मैंने आपको कराया है। इतनी बात समझ पाए सब लोग? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करिए। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 की पावर -8 MnHCl इक्वल सोल्यूशन एट, नहीं नहीं अभी मत करो, अभी मत करो, ये पढ़ाया नहीं है, अभी मत करो, ये नहीं पढ़ाया है। हाँ, अभी मत करो, ये पढ़ाया नहीं है, रुक जाओ।
इतनी बात क्लियर है सबको? कर लोगे पक्का? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा सब लोग बताएं, सब लोग बताइए, अच्छे से बताइएगा, है ना। हाइड्रोजन आयन concentration of hydrogen ion concentration in pure water at 90 degree centigrade at 0 degree centigrade temperature is 10 की पावर -8 मोलर। कैलकुलेट ionic product of water at 0 degree centigrade is A 10 की पावर -14, 10 की पावर -12, 10 की पावर -16, नन ऑफ दीज। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे खूब अच्छे से बताएं क्या आंसर आएगा। देखो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वाटर है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कुछ भी होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू है HN इंटू OHN, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर HN की वैल्यू 10 की पावर -8 है, तो OHN की वैल्यू भी 10 की पावर -8 होगी। ये होंगे आपस में हमेशा बराबर, तो KW की वैल्यू आएगी 10 की पावर -16 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे क्या हैं, ये समझ के चलते हैं कि KW की, बच्चे ये समझ के चलते हैं कि KW की वैल्यू फिक्स है। KW की वैल्यू फिक्स नहीं है। जब क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात नहीं करेगा तो फिक्स है, ऑलवेज एज ए कांस्टेंट यूज होगी। मगर यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात कर रहा है तो फिक्स नहीं है। अच्छा हाँ, बच्चा कह रहा है सर 273 आएगा, सही कह रहे हो यार। बात समझ गए? अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन करिए सारे लोग। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ये एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, ठीक। फिर एक रिएक्शन ये है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? आपको मैंने पढ़ाया है, अब वो आप देख लो कि आपको कैसे निकालना है। मुझे बस इतना पता है कि हाँ आप निकाल सकते हो।
बताओ कैसे निकालोगे, कितना आएगा? आपको दो रिएक्शन दी हैं और तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? तो आपको किसका निकालना है? इसका। वाटर कहां है? लेफ्ट में। वाटर लेफ्ट में, कोफिशिएंट कितना है? 1 1। HN कहां है? राइट में। HN राइट में। OHN कहां है? राइट में। OHN राइट में। आपने क्या किया? इस इक्वेशन को 1 लिखा, इस इक्वेशन को 2 लिखा और 1 प्लस 2 कर दिया। तो 1 प्लस 2 कर दिया, तो जब रिएक्शन जुड़ेंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। रिएक्शन जुड़ेंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आंसर इज दिस। है सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब देखो इसी चीज को मैं चेंज कर रहा हूं, जब मैं चेंज करूंगा ना तो रोने धोने लगोगे। अभी आपको खूब मजा आया, अब देखो मैं इसको चेंज करता हूं। जरा बच्चों इस रिएक्शन को पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। ये एसिड का डिसोसिएशन है, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। चेक करो, ये एसिड का डिसोसिएशन ही तो लिखा है, और के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। और के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है कि नहीं? अब डरना नहीं, मैंने इसीलिए पहले आपसे पूछा, क्यों? जैसे आप बता पाओ, है कि नहीं है? के ऑफ एस्टिक एसिड, ये क्या है? के ऑफ एसिड, एस्टिक एसिड है। अच्छा अब बताओ जरा, ये एसिड है तो ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्सेप्ट याद है? एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस है। अब इस रिएक्शन को देखो, ये जो बेस है ये कॉन्जुगेट बेस है ना, ये जो बेस है देखो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। देखो बेस किसको कहते हैं? ब्रोस्टेंट बेस किसको कहते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज ब्रोस्टेंट बेस। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस है। देखो तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहोगे? केबी। मगर ये केबी किसका है? इसका है, एसीटेट आयन का है। बेस कौन है? एसीटेट आयन है। बेस कौन है? एसीटेट आयन है। और इस रिएक्शन को क्या कहोगे? केबी। अब देखो मैंने ये लिखा, अब देखना, और ये आपने ही निकाला है, बस जैसे मैं अभी लिखूंगा तो तुम रोना धोना मचा दोगे। और जबकि ये क्वेश्चन सॉल्व आप ही करके आए हो, हम नहीं करके आए। ये है केबी। केबी किसका है? एसीटेट आयन का। क्यों? बेस कौन है? एसीटेट आयन। अब जब इन दोनों को तुमने जोड़ा, इन दोनों को तुमने जोड़ दिया, 1 प्लस 2 कर दिया, तो निकल के आई ये रिएक्शन। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? KW। तो इन दोनों को जोड़ने से KW आया, तो इसका मतलब KW की वैल्यू आ गई Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है, ये देखो यही तो लिखा है। चेक करो, चेक करो। तो ये अब डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बन गया, क्या? कि वीक एसिड का Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई KW के बराबर होता है। Ka इंटू केबी इक्वल टू KW नहीं होता है श्याम। श्याम ये गलत लिखा है,
के ए इंटू के बी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू नहीं होता है। वीक एसिड का के और उसी के कॉन्जुगेट बेस के बी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। इसीलिए मैंने नीचे प्रीफिक्स लिखे हैं। वीक एसिड का के ए और उसके कॉन्जुगेट बेस का के बी का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। अब ये एज ए कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या? देखो, ये कॉन्सेप्ट है कि वीक एसिड का के ए और उसके कॉन्जुगेट बेस का के बी कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होगा। इसी तरह वीक बेस का के बी और उसके कॉन्जुगेट एसिड का के ए का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होगा। ये एज ए कॉन्सेप्ट चलेगा। और क्यों? क्योंकि ये देखो तुम प्रूफ करके आए हो, ये देखो तुम प्रूफ करके आए, तो इसको एज ए कॉन्सेप्ट लेना है। इस पर क्वेश्चन आएगा। ये देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, HF ऐसे पूछा जाएगा, इसका K दिया है 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, अब पूछा कैसे जाता जरा देखो, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कैलकुलेट KB of conjugate base of HF। या तो ऐसे पूछा जाएगा या इसी चीज को ऐसे लिख दिया जाएगा। या इस चीज को ऐसे लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा इस के की वैल्यू बताओ ए। अब आपको आंसर बताना है। इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर दें, मजा नहीं आएगा। अब आपको आंसर बताना है। हम्म 14 से 5 चलेगा 9। ये देखो, अब गौर से समझो आप सभी लोग। ये इक्वेशन क्या है? वीक HF वीक एसिड होता है। देखो आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये वीक एसिड होता है। तो देखो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड लिखा है, इसका मतलब ये Ka है। और जिस रिएक्शन की बात कर रहा है, देखो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये Kb लिखा है। और किसका लिखा है Kb? इस वीक एसिड के कॉन्जुगेट आयन का Kb लिखा है। चेक करो, ये कॉन्जुगेट आयन हुआ ना, कॉन्जुगेट बेस। तो ये देखो वीक एसिड का Ka लिखा है और कॉन्जुगेट बेस का Kb तुम पूछ रहे हो, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दिया, Ka ऑफ वीक एसिड एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस मल्टीप्लाई Kw। इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू 10⁻14 है। ये निकल आया। ये देखो, क्यों? ये क्या लिखा है? वीक Ka ऑफ वीक एसिड, और ये क्या है? उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है।
तो के ए दिया है, कॉन्जुगेट बेस का के बी पूछ रहे हो, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई के डब्ल्यू के बराबर होता है। मैंने के डब्ल्यू की वैल्यू डाल दी। अब गौर से आप देखना मैंने किया क्या है, के डब्ल्यू की वैल्यू अपनी तरफ से डाल दी है। क्यों? क्वेश्चन में टेम्परेचर की कोई बात नहीं की जा रही है, तो के डब्ल्यू एज ए कॉन्स्टेंट यूज होता है। के डब्ल्यू एज ए कॉन्स्टेंट यूज होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। जब तक टेम्परेचर मेंशन ना किया जाए, टेम्परेचर की कोई चर्चा ना हो क्वेश्चन में, तो तुम के डब्ल्यू को एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हो और उसकी वैल्यू अपनी तरफ से डाल सकते हो 10⁻⁻14। उसकी वैल्यू अपनी तरफ से डाल सकते हो 10⁻⁻14। बात समझ पाए कैसे करना है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आप जिद कर रहे हो तो मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, आंसर बताइए। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप जिद कर रहे हो तो मैं लिख रहा हूं। नहीं तो यार मैं क्यों लिखूंगा, नहीं तो भाई मैं क्यों लिखूंगा, बच्चों बताओ। भाई आप जिद कर रहे हो तो मुझे लिखना पड़ रहा है, नहीं तो यार मैं क्यों लिखूंगा क्वेश्चन, क्यों बच्चों? आप बताइए, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? इसमें मेरी कोई गलती है? मेरी क्यों गलती होगी यार? बताओ भाई, सब लोग आंसर बताएं, सब लोग आंसर बताएं। वो कह रहा है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN। HCN का डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ। HCN ये होता है, तो आप ये पूछ रहे हो। तो देखो वीक एसिड का Ka पूछा जा रहा है, गिवन क्या है? यदि ये एसिड है तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड का Ka पूछा जा रहा है, और ये क्या दिया है? कॉन्जुगेट बेस का Kb। देखो ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये Kb दिया है, मगर किसका दिया है? कॉन्जुगेट बेस का। वीक एसिड का Ka कॉन्जुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो अच्छे से मेरी बातों को सुनते जाना और रिवाइज करते जाना। क्वेश्चन मैं खूब कराऊंगा इस चैप्टर में, मैं खूब क्वेश्चन करा दूंगा, कम से कम 120 क्वेश्चन क्लास के अंदर होंगे, मगर कॉन्सेप्ट को समझते जाना। ध्यान रखना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, समझ में सब आएगा, तुम अच्छे से कर पाओगे, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मगर भैया कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना और करते रहना। देखो मैं CHD में लिख दे रहा हूं, ठीक है क्या? Ka ऑफ वीक एसिड इनटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। इसी तरह Kb ऑफ वीक बेस इंटू Ka ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है, मतलब 10⁻⁻14 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल
ये Ka ऑफ एसिटिक एसिड इंटू मल्टीप्लाई Kb ऑफ एसीटेट आयन। क्यों? इसका कंजुगेट कौन होगा? ये Kw के बराबर होगा। Kw मतलब 10 की पावर 40। इसी तरह Kb ऑफ अमोनिया या NH4OH भी लिख सकते हो, अमोनिया लिखो या NH4OH लिखो, बात एक ही है, इनटू Ka ऑफ कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट कैसे बनेगा? जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। क्या सारे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या सारे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए आज के? सभी लोगों को सभी बातें समझ में आई? यस। अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल इसी पर क्वेश्चन पूछूंगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम होता है। अभी आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है ना? वैसे सेम होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम होता है। तो सब लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से करिएगा। आज शाम को 5 बजे मिलूंगा ऑर्गेनिक में, आज शाम को 5 बजे मिलूंगा, ठीक है? यूट्यूब पर हम लोग मुलाकात करेंगे 5 बजे, और ऑर्गेनिक को बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो 5 बजे मुलाकात करेंगे ऑर्गेनिक में, बेसिक से पढ़ेंगे। सभी लोग ऑन टाइम रहिएगा और कॉपी लेके आइएगा। बैच में अलग पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पे अलग पढ़ाया जाएगा, है ना? बैच में आपको बहुत डिटेल में बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बैच में नहीं पढ़ाया जाएगा या बैच में कुछ अलग तरीके से होगा। बैच में बिल्कुल जैसे मस्त चलता है वो चलेगा। बैच एक अलग चीज है, वाईटी अलग चीज है, ठीक है? तो कल आज शाम को मिलेंगे 5 बजे, एकदम बेसिक से करेंगे और मस्त तरीके से करेंगे। तुम्हारी ऑर्गेनिक एकदम मस्त कर देंगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जैसे यहां करते हैं, ठीक है? ये रिवाइज करके आइएगा। अब मिलूंगा शाम को 5 बजे। बाय बाय, लाइव यूट्यूब पर। अपना ध्यान रखिए।